वंदे मातरम साथियों, जैसा कि आपको विदित है, शिक्षक भर्ती 2021-22 के लेवल प्रथम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम चल रहा है और अधिकांश जिलों में काम या तारीख है जो 24 तारीख है, यानी आज की तारीख तक काम चलेगा। तो इसके संबंध में कई लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं और नियमों की स्पष्ट व्याख्या के अभाव में कई लोगों के फॉर्म है वो पेंडिंग में रखे गए हैं। उन लोगों को आशंका है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या उनको पात्र घोषित किया जाएगा। तो इस संबंध में निदेशालय से भी कई बार निर्देशन मांगा गया है। तो एक लेटेस्ट जो खबर है मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से दिनांक 23/3 को एक पूरा विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं कि जो भी लंबित प्रकरण रखे गए उनके बारे में क्या कार्रवाई करनी है। तो इस संबंध में मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मैं अपने विवेक से ये जानकारी दे रहा हूं, आप विभागीय नियमों को किसी विशेषज्ञ की राय और एक बार ले लें और सामान्य जानकारी जो मुझे समझ में आ रही है मैं बता रहा हूं। आशा है इससे आपकी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप पता लगा पाएंगे कि आपको जो अगर पेंडिंग रखा गया है तो उसका क्या समाधान होगा, आपको पात्र घोषित किया जाएगा या पात्र घोषित किया जाएगा। तो लंबित रखने के क्या क्या कारण हैं और उनके संबंध में निदेशालय ने क्या क्या नियम स्पष्ट जारी किए हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं बता रहा हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहला है कि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा है या वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं, या तो विद्यार्थी खुद निर्धारित तारीख को आया नहीं है जिस दिन उसको स्लॉट अलॉट हुआ था, या उसने पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। तो दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि जैसे आपको बताया 24/3/22 है, यानी आज तक है। और विभाग द्वारा अगर तिथि बढ़ाई जाने पर निर्धारित अंतिम तिथि तक अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाए और अभ्यर्थी को न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन कराते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यानी अभी भी मौका दिया जाएगा कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो वो अपलोड करके उसकी दस्तावेज की जांच करवा सकता है। पात्रता जांच दल द्वारा क्या टिप्पणी करनी है, यह हालांकि ये आपके लिए नहीं है, पात्रता जांच दल के लिए है। तो जो भी उनकी कमियां उनको दिखेगी वो आपको फॉर्म में टिप्पणी करेंगे, वो फॉर्म उनके पास रहेगा। तो आपके संबंध में जो जानकारी है वो मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय या संस्थानों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी के रूप में डिग्री या डिप्लोमा अर्जित किया है, तो उसके संबंध में क्या निर्देश हैं। तो राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 17/2 शिक्षा और दिनांक 4/5/2010 के अनुसार और ये 9/4/2015 के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी के रूप में अर्जित डिग्री या डिप्लोमा मान्य है। यानी एक डिग्री तो नियमित होनी चाहिए और एक स्वयं पाठी यानी प्राइवेट के रूप में होनी चाहिए। दोनों नियमित है तो मान्य नहीं होगी। जैसे कि आप डीएलएड कर रहे हैं या आपने डीएलएड की है, उसके साथ में आप कोटा ओपन से आपने बीए करी है तो वो मान्य होगी। लेकिन अगर आप रेगुलर किसी विश्वविद्यालय से दोनों डिग्रियां रेगुलर कर रहे हैं तो मान्य नहीं होगी। इसके अलावा यूजीसी की वेबसाइट पर दिनांक 21/4/2015 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2 डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते, जबकि एक अभ्यर्थी एक साथ स्वयं पाठी के रूप में और नियमित छात्र के रूप में अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग एक नियमित व एक स्वयं पाठी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है। यानी एक डिग्री रेगुलर और एक प्राइवेट या स्वयं पाठी के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो समस्या है या जो भी शंका है कि यदि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, 10वीं 12वीं या स्नातक या डीएलएड की अंक तालिका या डिग्रियों में अभ्यर्थी के स्वयं में या अभ्यर्थी के माता पिता के नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि है। कई केस ऐसे आ रहे हैं जिनके माता पिता के नाम में 10वीं 12वीं में थोड़ा अलग है और उसके बाद में रीट में या ग्रेजुएशन की मार्क लिस्ट में तो उसके स्पेलिंग में कोई अंतर है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में निर्देश है कि अभ्यर्थी के स्वयं के नाम अथवा माता पिता के नाम में आवेदन करते समय स्पेलिंग की त्रुटि रही है तो इस संबंध में ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थी की नियमानुसार पात्रता जांच की जाए। यानी उस अभ्यर्थी से शपथ पत्र लिया जाएगा कि ये गलतीवश ये उसके नाम में अंतर है, लेकिन वास्तविक पिता या माता या जो भी है वो यही है। और जो संबंधित जो पात्रता दल है वो एक शपथ पत्र लेकर के इसको पात्र कर लेंगे, तो ये भी समाधान हो गया। उसके बाद में महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में अगर परिवर्तन हो रहा है, कोई महिला अपना सरनेम चेंज कर रही है विवाह के बाद में, तो विवाह उपरांत महिला के उपनाम में परिवर्तन होने पर और उसका मूल नाम माध्यमिक अंक तालिका के अनुसार होने पर पात्रता जाँच की जाए। यानी उसकी माध्यमिक जो परीक्षा है उसमें उसका नाम सही है तो उसकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट है अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य से अन्य राज्यों से उत्तीर्ण शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है। यानी किसी ने जो डीएलएड है वो अन्य राज्य से की है तो इसके लिए संबंध में निर्देश है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान जहाँ से अभ्यर्थी के द्वारा डीएलएड की प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसकी मान्यता की पुष्टि
कर प्राप्त पात्रता जांच की जाए। यानी NCTE की जो वेबसाइट है उस पर अगर जहाँ से आपने DLED की वहाँ अगर मान्यता है तो वो मान्य होगा, और अगर वहाँ मान्यता नहीं है तो मान्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए सिंगानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी झुंझुनू को NCTE के द्वारा B.Ed या DLED पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है तो वो मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार OPJS विश्वविद्यालय राजगढ़ चूरू को NCTE की 2016 से DLED की पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है। तो इस तरह से जो भी होगा वो NCTE की साइट से जाकर के चेक करके वो उसका करेंगे। इसके अलावा राजस्थान राज्य में पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर को छोड़कर, जैसे जो नॉर्मल STG करवाती है, उसके अलावा अन्य निजी संस्थाओं या विश्वविद्यालयों द्वारा भी जो DLED जारी की जाती है तो उसकी NCTE से उस वर्ष की विशेष में जिसमें अभ्यर्थी द्वारा DLED के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है उस वर्ष में NCTE से मान्यता की अनिवार्य पुष्टि होनी चाहिए। यानी जिस वर्ष आपने उस संस्था में DLED के लिए प्रवेश लिया उस वर्ष की उसकी अनुमति होनी जरूरी है। अगर उस NCTE की अनुमति नहीं है तो वो पात्रता नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है जो अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक में 50% से कम प्राप्तांक है और ऑनलाइन आवेदन में स्नातक की सूचना अंकित नहीं की गई है, यानी जो न्यूनतम पात्रता है 50% की है और अगर कम है तो स्नातक किया हुआ है तो उसकी डिग्री वगैरह संलग्न करना जरूरी था। तो इस संबंध में क्या निर्देश है तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के अनुसार ही पात्रता की जांच की जाए और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में केवल उच्च माध्यमिक यानी 12वीं के प्राप्तांक भरे गए हैं और स्नातक की सूचना नहीं दी गई है तो केवल माध्यमिक शिक्षा के प्राप्तांकों का विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। यानी अगर आप उस किसी कैटेगरी विशेष में 50% अनिवार्य है और आप 50 से कम है तो आप पात्र नहीं होंगे, और अगर उस कैटेगरी में आपको 5% की छूट दी गई है और आपके 50 से कम 45 है या संबंधित अगर जो भी पात्रता है तो वो वैलिड होगा, अन्यथा आपकी पात्रता है वो खारिज की जाएगी। नेक्स्ट जो है आरक्षित वर्ग यानी EWS, OBC या MBC, ST, SC इन या शहरिया वाला है में होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति और अन्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन तिथि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कई लोगों के सामने समस्या आई कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट 16/2/2022 के बाद के बने हैं या उससे पहले के तो काफ़ी पहले के हैं, बीच में गैप पड़ गया है। तो इस संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक क्रम संख्या 2017 जयपुर दिनांक 5/7/2018 के अनुसार यदि अभ्यर्थी आवेदन तिथि की अंतिम तिथि से पूर्व आरक्षित वर्ग में आता है, यानी जिस दिन आवेदन जैसे 16/2 का था उससे पूर्व में आवेदन जो आरक्षित वर्ग में था और उसके द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व का जारी प्रमाण पत्र किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया जाए। अब इस संबंध में कुछ और स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि जैसे राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति शहरिया आदि वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र चाहे कितना भी पुराना हो मान्य होगा, उसकी वैलिडिटी होती नहीं है, वो लाइफ टाइम होता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग जैसे जिसमें MBC में बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडलिया, लोहार, गाडोलिया, गुजर, रायका, रेबारी, देवासी, गडरिया, गाडरी इन वर्ग के जो भी सदस्य हैं उनको जारी OBC प्रमाण पत्र यानी अन्य वर्ग के प्रमाण पत्र में उपयुक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपयुक्त जातियों के व्यक्तियों को अति पिछड़ा वर्ग के वर्ग में आरक्षित पदों का लाभ दिया होगा। यानी कोई MBC कैटेगरी का है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट OBC का है लेकिन OBC में उसकी जाति मेंशन है और वो जाति आज भले ही MBC में आ रही हो, अगर उस जाति का मेंशन है तो वो पात्र होगा। और नेक्स्ट है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व का संबंधित वर्ग में होने का अवधि पार प्रमाण पत्र अर्थात 16/2/22 को उसका जो प्रमाण पत्र है वो एक्सपायर हो गया था, यानी उसकी लिमिट पूरी हो गई थी और उसके बाद ऑनलाइन अंतिम तिथि जो 16/2 उसके पश्चात नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यानी मान लो किसी कर्मी या स्टूडेंट ने या जो अभ्यर्थी उसने 2018 में OBC का प्रमाण पत्र बनाया तो 1 साल की उसकी वैलिडिटी 19 तक होगी, 2 साल का एक्सटेंशन माने तो इसकी 21 तक वो वैलिड होगा। उसके बाद में उसने नहीं बनाया है और 16/2 के बाद में अगर बना रहा है तो उस गैप अवधि के संबंध में जो काफ़ी विवाद चल रहा था या काफ़ी कन्फ्यूजन था तो इसके बारे में निदेशालय का जो निर्देश है कि गैप अवधि के संबंध में स्व सत्यापन घोषणा प्राप्त कर, यानी ऐसी वो कैंडिडेट खुद घोषणा करेगा कि जिसमें ये उल्लेख करेगा कि गैप अवधि में उसके जो वर्तमान स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं रहा है, यानी कि उस समय भी वो OBC नॉन क्रीमी में था और अभी भी नॉन क्रीमी में है। अगर ऐसा घोषणा देता है तो उस प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा, यानी
तो वो पात्र माना जाएगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 18/10/2021 के अनुसार एकल महिलाओं को बच्चों का जो प्रमाण पत्र है माता के नाम से भी जारी किया जा सकता है। और एकल महिलाएं यानी कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला है या पारिवारिक कलह, मनमुटाव, घरेलू हिंसा के कारण पति से अलग रह रही महिला है, तो ऐसी महिलाओं या जिनके बच्चे के पिता की जानकारी नहीं है तो वो बच्चे अपने माँ के नाम का जो भी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और वो भी वैलिड होगा। नेक्स्ट है कि AIC पंचमढ़ी और JBT द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है मान्य है या नहीं। तो अध्यापक सामान्य परीक्षा के शिक्षा के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। AIC जो है पचमढ़ी वाली है, ट्रेनिंग सेंटर पचमढ़ी भोपाल द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं करवाया जाकर केवल 1 साल से कम अवधि का शिक्षण में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो इस कारण ये मान्य नहीं है, यह पत्र होगा, क्योंकि ये 2 साल का जो न्यूनतम टाइम पीरियड वाला जो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है। इसके अलावा विशेष DLED योग्यताधारी अभ्यर्थी क्या सामान्य शिक्षक के लिए पात्र होंगे। तो इस कार्यालय के जो पूर्व में निर्देश था उसके संबंध में इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी, तो वो बाद में देखेंगे। उसके अलावा है कि अगर एक से अधिक आवेदन किया हुआ है तो क्या होगा। तो अभ्यर्थी द्वारा एक पद से अधिक के लिए आवेदन नहीं किए गए हैं, किसी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं किए गए हैं, कोई अभ्यर्थी केवल लेवल 1 प्रथम सामान्य शिक्षा के TSP और नॉन TSP तो अलग अलग आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के लिए भी अलग अलग आवेदन कर सकता है, यानी उसके पास अगर योग्यता है तो वो सामान्य विशेष के लिए कर सकता है, TSP नॉन TSP के लिए कर सकता है। लेकिन प्रत्येक पद के लिए उसको न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और वांछित दस्तावेज भी अलग अलग करने होंगे और नियमानुसार उसको अपने प्रमाण पत्रों की जाँच करवानी पड़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो शंका थी कि ये कई लोगों के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि जो बाल विकास वाली B.Ed है, B.Ed बाल विकास या NIOS से जो DLED उत्तीर्ण की है उसके संबंध में अभ्यर्थियों के बारे में कई तरह की शंकाएं थी। तो इसके बारे में ये निर्देश जारी किए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या में पारित निर्णय 19/7/2006 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक दिनांक 30/7/2007 के अनुसार राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा संचालित B.Ed बाल विकास पाठ्यक्रम के साथ 3 माह का जो ब्रिज कोर्स सहित होने पर सामान्य B.Ed के समकक्ष है। यानी जो B.Ed बाल विकास है उसके साथ में अगर 3 माह का ब्रिज कोर्स है तो वो सामान्य B.Ed के समकक्ष है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा राजस्थान से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 17/6/92 और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ और दिनांक 18/9/2013 के अनुसार राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित B.Ed बाल विकास बिना ब्रिज कोर्स की उपाधि के साथ होने पर अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु पात्र है। और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक दिनांक 6/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान NIOS जो है नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा को प्रदत्त DLED यानी ODL जो पाठ्यक्रम का है सामान्य DLED के समान कंसिडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी अन्यथा पात्र होने पर यानी दूसरी शर्तें अगर वो पात्र है, दूसरी शर्तों में पात्र है तो लेवल प्रथम के पद पर वो नियुक्ति के योग्य पात्र है। यानी अन्य शर्तें अगर वो पात्र है, अन्य शर्तों में वो सफल हो रहे हैं तो वो पात्र माने जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण जिसके 45% से कम अंक है और NIOS से DLED उत्तीर्ण किया है, वह NIOS से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण की है जिसमें 50% प्राप्तांक है। यानी कि उच्च माध्यमिक वर्ष 2012 में जिसने 45% से कम प्राप्त है और NIOS से जो DLED की है और उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण की जिसमें 50% अंक है, तो इसके लिए क्या होगा, तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरेगी उच्च माध्यमिक परीक्षा की सूचनाओं को, यानी उच्च माध्यमिक के लिए जो भी निर्धारित जो पात्रता रखी गई है अगर उस श्रेणी में वो आ रहा है तो पात्र होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर से की गई DLED मान्य है या नहीं। तो इसके संबंध में निर्देश है कि जम्मू कश्मीर में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर
एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू श्रीनगर द्वारा जारी किया गया, मान्य होगा। इसी प्रकार हरियाणा राज्य में हरियाणा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इत्यादि के द्वारा जो डीएलएड के प्रमाण पत्र है वो जारी किए जाते हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में वहाँ के अधिकृत बोर्ड के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा जारी डीएलएड को एनसीटी की साइट मतलब की मान्यता है या नहीं, ये जांच करने हैं। और अगर एनसीटी पे मान्यता अगर उसको प्राप्त है तो वो मान्य होंगे, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। और इसके दूसरा है कि आपराधिक प्रकरण वाले कई लोग के ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर किसी तरह का आपराधिक प्रकरण दर्ज है या विचाराधीन है या लंबित है, तो दोष मुक्ति है, तो उसके संबंध में क्या किया जाना चाहिए। तो उसके संबंध में सीधा निर्देश है कि उपयुक्त जो भी है वो आपको या तो एक तो जो प्रावधान है उसके परिपत्र में बिंदु 1 के उल्लेखित सभी स्थिति होने पर अभ्यर्थी को अपात्र किया जाए। तो ये जो विधि का मामला है तो उनके जो एक्सपर्ट है वही ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं या वही ज़्यादा बताएंगे। और भारतीय दंड संहिता के या कुछ जिनमें धाराएँ लिखी हुई अगर उन धाराओं में वो आता है तो उसके अनुसार उसको पात्र या अपात्र किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सेवाओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं, तो केंद्रीय सेवा द्वारा मान्य नहीं है। दिव्यांगता 2 प्रकार की है और दोनों का योग 40% से अधिक है, तो क्या उससे संबंधित दिव्यांगता श्रेणी के पद तो लाभ दे होगा। यानी कोई कैंडिडेट है कि उसके 2 तरह की दिव्यांगता, आँख से कमज़ोर है जो 30% या 35% है, या इसके अलावा पाँव से या अन्य किसी शारीरिक कमजोरी के कारण 15% है, तो और दोनों को मिलाकर अगर 40% या उससे ऊपर हो रहा है तो मान्य होगा नहीं होगा। तो इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय विशेष दिव्यांगता श्रेणी में जो दिव्यांगता भरी है उसी के अनुसार उसकी पात्रता जाँच की जानी है। यानी उसमें एक ही दिव्यांगता भरी है या बहु दिव्यांगता भरी है उसके अनुसार उसकी जाँच होगी। और यदि अभ्यर्थी द्वारा बहु विकलांगता भरी गई है यानी मल्टीपल जो डिसेबिलिटी है, तो एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता जो विज्ञप्ति के बिंदु 12.5 में संबंधित पद की तालिका में उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता समूह अवसद की बेंचमार्क दिव्यांगता में एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो, बहु विकलांगता में एक से अधिक दिव्यांगता का योग 40% या अधिक होना चाहिए। यानी अगर वो मल्टीपल में आ रहा है तो उसके सभी जो प्रकार की जो दिव्यांगता है वो 40% से अधिक मिला करके होनी चाहिए। तो और इसके संबंध में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें भी निर्देश दिए हुए थे। इसके अलावा है कि अभ्यर्थी द्वारा समूह अवसद में से कोई दिव्यांगता समूह भरने पर उस समूह से संबंधित उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा है अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी राजस्थान राज्य से बाहर का है यानी अन्य राज्य का है, तो राज्य से भिन्न अन्य राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी को राजस्थान में सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के समान कंसिडर किया जाएगा। यानी उसे राजस्थान में वो सामान्य माना जाएगा और सामान्य वर्ग के लिए जो दिव्यांगता के जो भी नॉर्म है वो उसके ऊपर लागू होंगे। कहने का मतलब है कि अगर राजस्थान में वो दूसरे राज्य में EWS OBC ST SC में है तो वो लाभ दे नहीं होगा। राजस्थान में अन्य राज्य का जो भी कर्मचारी होगा वो सामान्य कर्मचारी के रूप में या सामान्य जो अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। और नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य है नहीं, तो ये मान्य नहीं है। उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए सक्षम अधिकारी यानी जिला स्तरीय जो अधिकारी है या इससे ऊपर के जो भी अधिकारी है उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट है वही मान्य है। इसके अलावा है कि अभ्यर्थी के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ई मित्र के माध्यम से अप्लाई किया गया था, उसकी रसीद दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की गई लेकिन प्रमाण पत्र आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ। इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए। यानी जिस दिन अंतिम तिथि फॉर्म उस समय उसने दस्तावेज अप्लाई तो कर लिया था लेकिन अभी तक उसका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है। तो इस संबंध में तो इसका जो निर्देशन है कि ऑनलाइन आवेदन की योग्य अंतिम निर्धारित तिथि तक जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी 16/2 तक आपके पास में जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट है किसी विधवा महिला द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय OBC क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में OBC नॉन क्रीमी लेयर की विधवा महिला के रूप में भरा गया था। यानी कि जिस समय फॉर्म भरा तो वो नॉन क्रीमी लेयर थी लेकिन दस्तावेज समय सत्यापन के समय में वो OBC क्रीमी लेयर में आ रही है, तो उसे किस श्रेणी में कंसिडर किया जाएगा। क्या उसे सामान्य वर्ग की विधवा के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी हुई श्रेणी के अनुसार पात्रता जांच की जाएगी और OBC का नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में होने पर उसका नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में चाहे वह ऑनलाइन आवेदन की तिथि के बाद का ही हो, इस बिंदु के संख्या 9 के अनुसार इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की विधवा या प्रवृत्ता महिलाओं को अध्यापक भर्ती 2021-22 में लेवल प्रथम में आरक्षित पदों का लाभ दे होगा या नहीं होगा।
यानी ऐसी महिलाएं जो अन्य राज्यों से है और विधवा या परित्यक्ता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो राज्य से बाहर की जो भी महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं राजस्थान में सामान्य वर्ग की महिलाएं मानी जाएगी। यानी इसमें लिखा हुआ है कि अन्य राज्य की विधवा परित्यक्ता महिलाएं चाहे वो सामान्य वर्गीय है या आरक्षित वर्गीय, दोनों स्थितियों में विज्ञप्ति के प्रावधान के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, अन्यथा पात्र का मतलब कि अन्य शर्तें अगर पूरी कर रही है तो वो सामान्य वर्ग की विधवा या परित्यक्ता के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा। यानी राजस्थान में उसकी जो संबंधित कैटेगरी SC या OBC जो भी होगी उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। विधवा का लाभ तो दिया जाएगा या परित्यक्ता का लाभ तो मिलेगा, लेकिन सामान्य महिला को जो लाभ मिलेगा यानी उसको सामान्य महिला कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बोर्ड द्वारा DLED अंक तालिका जारी की गई है किंतु बोर्ड NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं है और संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान या कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त है। तो इस संबंध में भी काफ़ी कन्फ्यूजन था कि जो मार्कलिस्ट जारी करने वाला है वो पात्र मतलब NCTE से मान्यता नहीं है, लेकिन जो संस्थान जहां आपने STC की है वो मान्यता प्राप्त है। तो इसके द्वारा निर्देश है कि NCTE द्वारा DLED पाठ्यक्रम हेतु संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज को मान्यता दी जाती है। NCTE है वो कॉलेज को मान्यता देती है, बोर्ड को नहीं देती है। तो राज्य के संबंधित बोर्ड द्वारा जो DLED परीक्षा का आयोजन करवाए जाकर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अतः प्रमाण पत्र जारी करने वाले बोर्ड या संस्था की NCTE से मान्यता की अनिवार्यता नहीं है। जैसे राजस्थान में पंजीक शिक्षा विभाग जो विभागीय परीक्षाएं बीकानेर है वो DLED परीक्षा का आयोजन करवाता है और पंजीक शिक्षा विभाग परीक्षाएं को NCTE से मान्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस कॉलेज या डाइट से DLED की जो उपाधि आपने प्राप्त की है उसकी NCTE से मान्यता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि विधवा परित्यक्ता होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित तिथि 16/2 के बाद का है। ये भी कई बार समस्या आई है कि कई लोगों के पास में उस समय जो 16/2 अंतिम तारीख थी आवेदन की, उस समय तक विधवा या परित्यक्ता का प्रमाण पत्र नहीं था, उन्होंने बाद में अप्लाई किया है। तो उनके संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए और उसमें दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। विधवा का मामला अलग होगा, परित्यक्ता का अलग होगा। तो विधवा के मामले में है कि विधवा महिला होने की स्थिति में उसके पति की मृत्यु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व में होने पर चाहे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के बाद जारी हुआ मान्य होगा। यानी 16/2 से पहले उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र 16/2 के पहले का है या उस तारीख को बता रहा है जो तारीख 16/2 से पहले है तो वो मान्य होगा। परित्यक्ताओं के मामले में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की जो डिक्री है वो होना अनिवार्य है। महिलाओं में तो क्या है, अगर पति की मृत्यु है तो और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भले बाद में बनाया, लेकिन प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीख 16/2 से पहले की है तो वो मान्य होगा। लेकिन परित्यक्ता के मामले में 16/2 से पहले की डिग्री जारी होना अनिवार्य है, उसके बाद की डिग्री काम में नहीं आएगी। ऑनलाइन अंतिम निर्धारित तिथि के पश्चात जारी डिग्री के आधार पर परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। और यदि विधवा या परित्यक्ता महिला द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र या डिग्री प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसकी जाति वर्ग की सामान्य महिला मानते हुए पात्रता जांच की जाए। यानी किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता के कोटे में फॉर्म भरा है और अगर उसके पास 16/2 से पहले का जो प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको सामान्य वर्ग की महिला में माना जाएगा। और मान लो वो महिला SC की है लेकिन अगर वो कट ऑफ सामान्य की कट ऑफ में के अंदर आ रही है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो सामान्य महिला हो गई। और अगर सामान्य महिला की कट ऑफ ज़्यादा है और उसके नंबर कम है तो वो पात्र नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अन्य राज्य की विधवा सामान्य वर्ग की महिला जिसका मूल निवास पति के नाम से राजस्थान का है को विधवा सामान्य पद में आरक्षण दिया जाएगा नहीं जाएगा। तो इस संबंध में ऐसी महिलाओं को राजस्थान राज्य की सामान्य वर्ग की विधवा के समान ही कंसिडर किया जाएगा। यानी अन्य राज्य की जो भी महिला है उसको सामान्य महिला राजस्थान में माना जाएगा। और ऐसी महिला आरक्षित वर्ग की होने पर भी आरक्षित वर्ग के पदों पर लाभ देय नहीं होगा। यानी आरक्षित वर्ग की है तो भी उसको सामान्य महिला के रूप में सामान्य विधवा का जो भी कोटा होगा उसमें उसको मान्य या पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी विधवा अभ्यर्थी द्वारा उसके पास मृत्यु पति का प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय केवल पति का राशन कार्ड है तो विज्ञप्ति के प्रावधान अनुसार उस पर कंसिडर किया जाएगा। तो इसके संबंध में एक विज्ञप्ति देख सकते हैं। और इसके संबंध में एक और जानकारी है कि जो भी महिला है उसके विधवा है तो उसके पति का लिंक दस्तावेज होना अनिवार्य है, जिसमें ये साबित हो कि उस महिला के पति ये थे, जैसे राशन कार्ड हो या उसका जिसमें आधार वगैरह बना हो जिसमें उसके पति का नाम मेंशन हो और पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र भी हो। और महिला और जो उसके पति का जो लिंक दस्तावेज है अगर वो उपलब्ध करवाती है तो उसकी पात्रता मानी जाएगी या उसकी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की महिला जिसने राजस्थान राज्य में शादी की है अथवा विधवा श्रेणी का लाभ मिलेगा। यानी अन्य राज्य की महिला राजस्थान में और वो अगर विधवा है तो उसको भी राजस्थान की सामान्य वर्ग की विधवा ग्रुप में कंसिडर किया जाएगा। यानी अन्य राज्यों के जो भी कैंडिडेट है उनको आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं दिया करके सामान्य वर्ग की महिला है तो महिला, विधवा है तो विधवा का लाभ दिया जाएगा।
नेक्स्ट है, राजस्थान की महिला जो अन्य राज्य में प्रशासित हुई है उसे विधवा श्रेणी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो राजस्थान में उसके पिता की जाति वर्ग के संबंधित जो विधवा महिला हेतु आरक्षित पदों का है वो लाभ दिया जाएगा, यानी जाति का जो निर्धारण है वो पिता के जाति के आधार पर ही होगा। नेक्स्ट है, शादी राज्य से बाहर आरक्षित महिला पिता राजस्थान के मूल निवासी, यानी शादी राज्य से बाहर आरक्षित महिला है और पिता राजस्थान के मूल निवासी है, तो राजस्थान राज्य में पिता की जाति आय निवास के आधार पर देय है, यानी जो भी जाति का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर होता है। यदि विवाह के पश्चात आरक्षित वर्ग की महिला अन्य वर्ग राज्य में निवास कर रही है और उसके द्वारा पिता के नाम से संबंधित आरक्षित वर्ग में होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र या वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, अन्यथा पात्र होने पर उसकी पात्रता की जांच की जाएगी और केवल मात्र राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों में विवाह होने पर अपात्र नहीं किया जाए। अब एक और जो कन्फ्यूजन बड़ा जो ईडब्ल्यूएस के मामले में था कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता या पति के नाम से कौन सा मान्य होगा, तो इस संबंध में निदेशालय द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र 22/10/2019 के अनुसार प्रावधानों और विज्ञप्ति 29/1/22 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी सक्षम अधिकारी यानी सामान्य रूप से जो एसडीओ है, जो यानी उपखंड अधिकारी है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो सक्षम अधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग की विवाहित महिला को पति या पिता, यानी पिता या पति किसी भी नाम से अगर वैध जो अवधि का है उसका जो फाइनेंशियल वित्त वर्ष का जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसी का नाम इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, अगर वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष का है तो वो मान्य होगा, चाहे वो पिता का हो या पति का हो। और जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से और मूल निवास प्रमाण पत्र पति के नाम से है तो क्या करना चाहिए, तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पिता के नाम निवास वर्ग के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ दे है, यानी जो भी जाति का निर्धारण पिता के अनुसार होगा और किसी विवाहित महिला द्वारा पति अथवा पिता के नाम से प्रस्तुत मूल निवास मान्य है, यानी जाति जो प्रमाण पत्र है वो तो पिता के नाम का होना चाहिए और जो मूल निवास है वो पिता या पति के नाम का है वो मान्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में कि अंतिम संस्था द्वारा जारी किया गया जो प्रमाण पत्र है गुम हो गया या प्राप्त नहीं है या जारी नहीं हुआ है या मूल नहीं है तो क्या होगा। कई जो स्टूडेंट है उनके सामने ये भी समस्या आई है कि अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया या कहीं खो गया गुम हो गया, तो इसके संबंध में उनको कई बार पेंडिंग भी किया गया है। तो उनके लिए बीकानेर से निर्देश है कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास अंतिम संस्था द्वारा जारी चित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके उसकी पात्रता की जांच की जाए, यानी इसके लिए उसको रोका नहीं जाएगा। खेल उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में विस्तृत जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। इसके संबंध में राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जो भी जो मेडल वगैरह है उसके संबंध में ये विस्तृत निर्देश है। तो अगर आप खेल से संबंधित है तो वो ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य बातें हैं वो ज़्यादा वो पहले बता रहा हूँ कि राजस्थान पात्रता परीक्षा 2021 के उपरांत डीएलएड का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यानी डीएलएड का जो प्रमाण पत्र आईटी परीक्षा के बाद में जारी किया गया है। तो विभागीय विज्ञप्ति 31/12/2021 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 16/2/2022 तक अगर डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। अगर डीएलएड परीक्षा का परिणाम रिट 21 के परिणाम के पश्चात किंतु यानी रिट के भले बाद में जारी हुआ लेकिन 16/2 से तक या उससे पूर्व में जारी हो गया है तो डीएलएड का प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। नेक्स्ट है पीडीपीटी अथवा NIOS से जो 6 माह का ब्रिज कोर्स है वो डीएलएड के समान है या नहीं है, तो ये डीएलएड के समान नहीं है क्योंकि कम से कम 2 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम होना जरूरी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र किस स्तर से जारी होना अनिवार्य है, तो वैसे भी पहले ये आ चुका है विज्ञप्ति के बिंदु 12.5 में किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य है। और इस सक्षम अधिकारी का मतलब है कि जिले के अगर मान लो इस संबंध में किसी को संशय है तो जिले के CMHO है उससे संपर्क कर मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। और वास्तविक दिव्यांगता अगर 40% से कम है तो विद्यार्थी उस कैंडिडेट को अपात्र घोषित किया जाएगा और 40% अधिक है तो पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन विधवा परित्यक्ता दिव्यांगता की श्रेणी नहीं भरी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन में अगर कैटेगरी नहीं भरी है और अब वो फायदा लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को पात्रता की जांच है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के अनुसार हो रही है। तो विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन या एडिटिंग किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आपका उस समय
जो ऑनलाइन जो भी कैटेगरी थी वही मानी जाएगी, बाद की कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी यात्रा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा मान्य है या नहीं है? तो प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होने पर मान्य है। अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट जो 2 वर्ष से कम अवधि के हैं वो मान्य नहीं है, यानी कम से कम 2 वर्ष की अवधि का जो पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। नेक्स्ट है कि अन्य राज्य की महिला विवाह उपरांत राजस्थान में प्रवासित होती है और राजस्थान में पति के नाम से EWS श्रेणी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अन्य जो अभ्यर्थी को EWS श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य राज्य की जो भी महिला होगी उसको सामान्य वर्ग की महिला के रूप में कंसिडर किया जाएगा। और राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य की मूल निवासी और राजस्थान में विवाहित विकलांग महिला अभ्यर्थी को विशेष योग्यता श्रेणी का लाभ दे या नहीं है? तो ये भी बात है कि राजस्थान राज्य से सामान्य वर्ग की दिव्यांग महिला के रूप में कंसिडर किया जाएगा, यानी उसकी जो जाति का जो फायदा है या वर्ग का जो फायदा है वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको सामान्य श्रेणी की महिला के रूप में या जो भी दिव्यांग है उसके रूप में माने, यानी सामान्य जो दिव्यांग महिला का जो भी बेनिफिट होगा वो मिलेगा, उस वर्ग विशेष की महिला का बेनिफिट नहीं मिलेगा। विधवा महिला अभ्यर्थी जो कि राज्य की सेवा में पूर्व में नियोजित है, यानी कोई महिला विधवा है और पहले से ही किसी नौकरी में है और सेवा को छोड़कर अध्यापक भर्ती परीक्षा में आनी चाहती है, तो क्या उस अभ्यर्थी को विधवा श्रेणी का पुनः लाभ मिलेगा या नहीं? यानी एक बार अगर विधवा कोटे से वो किसी नौकरी में लग गई तो दोबारा क्या इसमें अप्लाई कर सकती है? तो नियमानुसार विधवा वर्ग है तो आरक्षित वर्ग पदों का लाभ उसको दे होगा, यानी वो अगर विधवा श्रेणी में आती है तो उसको उसका लाभ दे होगा। अभ्यर्थी द्वारा MBC की में ऑनलाइन आवेदन किया गया किंतु दस्तावेज सत्यापन के समय OBC श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, इस संबंध में क्या किया जाना है? तो इस संबंध में जो 8.3 जो का 3 बिंदु है, यानी इसमें प्रश्न क्या है कि MBC श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन किया है लेकिन दस्तावेज के समय उसके पास OBC सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? तो 8.3 का जो बिंदु है वो अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 8.3 में क्या किया हुआ है कि 8.3 में कि अति पिछड़ा वर्ग यानी बंजारा, बाल्दिया, लवाना, गाडलिया, लोहार या गुजर, रायका, रेवाड़ी, देवासी ये सब है, इनको OBC का सर्टिफिकेट अगर जारी है लेकिन उस सर्टिफिकेट में अगर इस जाति का प्रमाण पत्र उस जाति का मेंशन है, यानी उपयुक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपयुक्त जातियों के व्यक्तियों को अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों का लाभ दिया होगा, यानी उसके पास OBC का सर्टिफिकेट है लेकिन उसमें इस जाति का मेंशन है, इस अति पिछड़ा वर्ग में जो भी जातियाँ हैं वो उसमें अगर लिखी हुई है तो उसको MBC का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। फिर नेक्स्ट है DLED, एक और है कि ऑल इंडिया तालीम घर लखनऊ से जारी UTC 2 वर्ष का कोर्स या DLED योग्यता समकक्ष है नहीं, तो ये मान्यता प्राप्त नहीं है। और अंतिम जो है कि DLED विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण किया गया लेकिन ऑनलाइन आवेदन सामान्य शिक्षा के लिए पात्र है, अभ्यर्थी को पात्र करना है या पात्र करना है, यानी DLED में विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण किया है लेकिन ऑनलाइन आवेदन के समय उसने सामान्य शिक्षा भर दिया है, तो विशेष शिक्षा में जो DLED योग्यताधारी है वो विशेष शिक्षा पद हेतु पात्र है और सामान्य जो DLED वाला योग्यताधारी है वो सामान्य पद हेतु पात्र है। यदि विशेष शिक्षा में DLED योग्यताधारी कोई अभ्यर्थी है और माननीय उच्च न्यायालय जयपुर या जोधपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका का अंतरिम आदेश प्रस्तुत कर सामान्य शिक्षक के पद पर पात्रता जांच करवाने उपस्थित होता है तो उसका प्रकरण लंबित रखा जाएगा और उसका जो भी निर्धारण होगा वो निदेशालय बीकानेर से होगा। तो ये स्पष्ट जो जानकारी नियमों की जो आज ही आई है वो मैंने आपको बता दी, मैंने अपने विवेक से इसको बताया है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह या संशय है तो आप किसी विशेषज्ञ से इसकी जानकारी कर सकते हैं। मैंने सामान्य जानकारी के लिए आपको ये सारी बातें बताई है। आशा है मेरा ये प्रयास आपके उपयोग में रहेगा और अधिकांश जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान हो गया होगा। तो इस संबंध में और भी अगर कोई आप जानकारी चाहें तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो भी जवाब है वो दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।